हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने आपको आइसो एंजाइम या आइसोजाइम के बारे में बताया था, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया था आइसो एंजाइम के बारे में। तो अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। आपकी जो पिछली यूनिट थी जिसमें एंजाइम एक्शन और रेगुलेशन का टॉपिक था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी अगली यूनिट थर्ड जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, उसको अब हम समझेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो जो होगा वह मेनली जो फोकस होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, इंक्लूडिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप अपने पिछला वीडियोज नहीं देखा है तो आप एक सीरीज़ से वीडियोज को देख लीजिए ताकि आप एक अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वह इंट्रोडक्शन टू, अगर मेटाबॉलिज्म की बात कर लें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ग्रोथ वाइल एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि मेटाबॉलिज्म एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो होते हैं एनर्जी का जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सबसे लार्जेस्ट फॉर्म से सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में। जैसे पॉलीसैकेराइड जो है वो लार्जेस्ट फॉर्म है तो उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तभी जाकर हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है वह फूड को कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी, एनर्जी में, और फॉर द ग्रोथ एंड बिल्डिंग ब्लॉक। तो वाइल एलिमिनेटिव वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल दिया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया। इसके अलावा अगर हम मेटाबॉलिज्म के ओवरव्यू की बात देख कर लें तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है जो कि एक केमिकल प्रोसेस है, यह दो टाइप का होता है। पहला जो होता है कैटाबॉलिज्म होता है, दूसरा जो होता है एनाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म को याद रखने के लिए आप कट से याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म फॉर कट, यानी कि ये कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का, प्रोड्यूस एनर्जी, जो तब जाकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो कैटाबॉलिज्म है उसमें ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, वह यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और अगला जो टाइप हुआ एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग मॉलिक्यूल रिक्वायरिंग एनर्जी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है तो जहाँ कोई चीज़ बनती है तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। कैटाबॉलिज्म को हमने बताया कि कैटाबॉलिज्म में किसी चीज़ को तोड़ा जाता है, जब किसी चीज़ को तोड़कर नई चीज़ें बनती है तो वहाँ पर एनर्जी मिलती है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर फूड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक जहाँ पर कैटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों प्रोसेस को आप समझते रहिए। और ये तो बातें हो गई मेटाबॉलिज्म के ओवरव्यू के बारे में। अगर हम कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात कर लें, जो कि एक कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू टू पायरुवेट मालिक्यूल, दो पायरुवेट मालिक्यूल में प्रोड्यूसिंग नेट गेन फॉर ऑफ टू एटीपी। यानी कि जहाँ पर टू पायरुवेट्स मालिक्यूल्स को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज के निकलता है टू पायरुवेट्स मालिक्यूल, तो यहाँ पर दो एटीपी गेन एनर्जी मिलती है, हमें नेट गेन एनर्जी मिलती है। तो यह एग्जाम्पल हो गया कैटाबॉलिज्म में, यहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है। यह केमिकल प्रोसेस है। एग्जाम्पल में आप ग्लाइकोलिसिस को याद रखिए, अभी हम आपको थोड़ा सा डीप इसको बताएंगे। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात कर लें तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, एग्जाम्पल में इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस के रखते हैं। एनाबॉलिज्म हमने अभी बताया कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जैसे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं जैसे पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जाकर इन द लीवर। तो इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें ग्लूकोज के साथ साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड का यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस से जो होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की होती है। तो ये एनाबॉलिज्म का एक एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। सिंपलर मॉलिक्यूल मतलब मीन्स क्या होता है, इसका मोनोसैकेराइड हो दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे क्या है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की वीडियोज आपने देखी है तो वहाँ पर हमने आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो आप पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड को सिंपल फॉर्म मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाए या लाइक मोनोसैकेराइड में, तो दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब, तो यह इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड होती है वह कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ये इसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है तो बात आती है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड एसिमिलेटिंग सब्सटेंस इनटू द सेल और अक्रॉस द टिश्यू एंड ऑर्गन। जैसे जो हमारे ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी हमारे टिश्यूज हैं उनमें जो डाइजेस्ट की हुआ पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो जो हमारे टिश्यू एंड ऑर्गन्स है उसमें जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन विद इन दी सेल टू रिलीज एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना सेल्स में और एनर्जी का प्रोड्यूस होना ही मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यह पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन है और यह बॉडी में परफॉर्म की जाती है। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात कर ले तो अभी हमने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म जो है टू टाइप का होता है। पहला जो आपका कैटाबॉलिज्म है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, इसमें जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं उनका ब्रेक डाउन किया जाता है। तो लाइक डाइजेशन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो वहाँ पर हमें एनर्जी रिलीज होती है, तो यह एक कैटाबॉलिज्म है। और इसके अलावा एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायरिंग एनर्जी, इसमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस की जाती है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टाइप्स हो गए मेटाबॉलिज्म के, इसको हमने अभी आपको पहले ही बता दिया। तो समरी ऑफ कंक्लूजन की बात कर लें, समरी एंड कैलकुलेशन की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट जो है अंडरगोज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमें एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन एंड एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप। यानी कि कैटाबॉलिज्म को आप इतने से याद रखिए, कैटाबॉलिज्म का मतलब कट से याद रखिए, कट का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो वहाँ पर फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। और एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप, कहीं कोई चीज़ बनती है तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आप याद रखिए, एक ट्रिक है तो इसको आप यहाँ से याद रखिए, बिल्डिंग अप एनाबॉलिज्म का मतलब होता है। तो ये समरी एंड कंक्लूजन हो गया। इसके अलावा अगर हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो फूड पार्टिकल्स है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डाइटरी प्रोटीन की अगर बात की जाए, जैसे अगर अपने माउथ से आपने क्या किया, फूड पार्टिकल्स लिया, तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, जैसा कि जानते हैं सलाइवा हमारे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम देते हैं। तो आपका जो स्टार्च, शुगर या फिर डाइटरी प्रोटीन हो गया वो किस फॉर्म में होगा, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होगा। और पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होगा तो 10% डाइजेशन आपके जो माउथ में भी हो जाएगा। इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज वहाँ पर मिलेंगे तो 10% डाइजेशन जो होगा वह माउथ में हो जाए। इसके अलावा इसके बाद जो फूड है वह किस में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या, HCl और पेप्सिन वगैरह मिलकर जो फूड है उसको थोड़ा सा और प्रोसेस करेंगे। और इसके अलावा फिर पैंक्रियास से यहाँ पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह निकलेगा। इसके बाद जो फूड है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो 19% यहाँ पर डाइजेशन जो होगा वह स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। स्मॉल पेप्टाइड, अमाइनो एसिड वगैरह यहाँ पर बनेंगे। और इसके अलावा फिर इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग में, या जैसा कि जानते हैं इंटेस्टाइनिंग की जो लाइनिंग है वह ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है जिसे माइक्रोविलाई भी बोलते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है।
तो जिसमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज वगैरह है। तो ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। जैसे माल्टोज जो है वो फिर फर्दर एंजाइम जो होते हैं माल्टोज में, माल्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा जो सुक्रोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रेज की वजह से या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में हो जाएगा। इसके अलावा लैक्टोज में लैक्टेज एंजाइम की वजह से या ग्लूकोज और लैक्टोज में या कन्वर्ट हो जाएगा। पूरी प्रोसेस होने के बाद यह हो जाएगा मोनोसैकेराइड फॉर्म में हो जाएगा। मोनोसैकेराइड फॉर्म में जब हो जाएगा तो यह पूरी तरीके से ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम, इसको अमाइनो एसिड को ब्लड स्ट्रीम में से एब्जॉर्ब किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन इन ब्लड स्ट्रीम में होने के बाद फिर प्रोसेस क्या होगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होगा वायर पोर्टल वेन के थ्रू या लीवर में जाएगा। लीवर में फिर यहाँ पर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो रहेगा उसमें फ्रक्टोकाइनेज और ग्लैक्टोकाइनेज जो रहेगा ग्लूकोज दोनों में से ग्लूकोज निकलेगा। उसके बाद फिर इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो जाएगी और पूरी तरीके से जो फूड पार्टिकल उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और एक्सेस ग्लूकोज जो रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वह स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है। अभी हम आपको और बताएंगे। जैसे यहाँ पर आपने फूड पार्टिकल्स को लिया तो यहाँ पर 10% डाइजेशन हो गया आपके बकल कैविटी या फिर आपके सलाइवरी एमेलेज टाइलिन एंजाइम के थ्रू माउथ में ही 10% डाइजेशन हो गया। इसके अलावा आपने इसमें ये जो आपका पॉलीसैकेराइड का फॉर्म है जो फूड पार्टिकल है वह डिस्टिंक्स हो गया सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में। और इस लैक्टोज और सुक्रोज माल्टोज को हम लोग ब्रश बॉर्डर एंजाइम नाम भी देते हैं या माइक्रोवेलाई में प्रोसेस होती है। इसके बाद यह जो फूड पार्टिकल्स होता है स्टमक में गया, स्टमक में आपके एचसीएल वगैरह जो थे पैंक्रियाट से पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम निकला, फिर वहाँ से इसका थोड़ा सा डाइजेशन वगैरह किया गया। इसको हम लोग फिर डाईसैकेराइड में इसको कंप्लीट मोनोसैकेराइड को हम लोग डाईसैकेराइड में कन्वर्ट किए। उसके बाद फिर जो आपके ब्रश बॉर्डर एंजाइम जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जो हैं उसको ये फर्दर फिर उसने क्या किया कि फिर इसको कन्वर्ट किया मोनोसैकेराइड में। और उसके बाद फिर यह पूरी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में या पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। इंटेस्टाइन की लाइनिंग जिसे हम लोग माइक्रोविलाई वगैरह नाम देते हैं, तो इसमें पूरी तरीके से यह एब्जॉर्ब हो गया। तो यह इसका कुछ प्रोसेस है और जिसमें आपको माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जो है ये डाईसैकेराइड जो है ये इनका विशेष योगदान रहता है। माल्टोज जो माल्टेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज जो रहेगा सुक्रेज एंजाइम की वजह से सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होकर वो एक मोनोसैकेराइड फॉर्म को बनाएगा। बाद में ही प्रोसेस जो रहेगी या जो मोनोसैकेराइड रहेगा, जैसा कि जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है और यह फिर जाकर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस होगी विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको हमने आपको भी बता दिया। और फिर बाद में इसका एब्जॉर्प्शन जो रहेगा फिर ब्लड स्ट्रीम में होने के बाद फिर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज वाया पोर्टल वेन के थ्रू या लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो रहेगा, फ्रक्टोज फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की वजह से और गैलेक्टोज जो रहेगा गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज निकालेंगे। और ग्लूकोज निकालने के बाद या पूरी तरीके से ग्लूकोज जो रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। एक्सेस ग्लूकोज जो रहेगा इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वहाँ स्टोर्ड हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस हो गई किस तरीके से एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया। तो आगे हम देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो एंजाइम इन्वॉल्व एमाइलेज ब्रेक डाउन, यानी कि इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अभी हम थोड़ा थ्योरी को देख लेते हैं। जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वह किस तरीके से होता है। एंजाइम इन्वॉल्व एमाइलेज ब्रेक डाउन, एमाइलेज जैसा कि जानते हैं यह इसे एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज जो कि माउथ में पाया जाता है इसे टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करेगा से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक जैसे
पॉलीसैकेराइड है तो उसको यह कन्वर्ट करेगा मोनोसैकेराइड में, तो यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वह पॉलीसैकेराइड है, तो इसको क्या करेगा स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करेगा माउथ में। जैसे सलाइवरी एमाइलेज है, तो माउथ में सलाइवरी एमाइलेज में हमने बताया कि यहाँ पर 10% डाइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा जब यह स्टमक में जाएगा तो डाइजेशन की प्रोसेस जो रहेगी पॉज हो जाती है, रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर HCl वगैरह रहेगा, वह सिर्फ फूड को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। इसके बाद यह फूड पार्टिकल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पर एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वहाँ से वह पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह निकलेगा, तो यहाँ पर 90% डाइजेशन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा फिर यह जब आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, जैसे आपके माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जो है, दीज आर द ब्रश बॉर्डर एंजाइम, तो लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेकिंग डाउन डाइसैकेराइड। जो इसका जो डाइसैकेराइड का फॉर्म है जो तो वह इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो वहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज है, तो इसको माल्टेज को माल्टोज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, सुक्रेज को सुक्रोज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 2 ग्लूकोज में यह कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपके जो माल्टोज हैं, माल्टोज आपका माल्टेज एंजाइम के थ्रू 2 ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज जो है वह सुक्रेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टोज जो आपका है लैक्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पूरे फॉर्म हो गए एक मोनोसैकेराइड का फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका इंटेस्टाइन है इसमें मोनोसैकेराइड का फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट का वह बन जाएगा, और जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है मोनोसैकेराइड है। यहाँ से फिर ये मोनोसैकेराइड ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो आपके ब्रश बॉर्डर एंजाइम में जो माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। तो ये प्रोसेस हो गई। और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड को हमने भी बताया कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर द एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया जी ग्लाइक्टो ट्रांसफरेज और जो आपका GL-GLUT2 या SGLT1 एंड GLUT5 के थ्रू। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि मोनोसैकेराइड जो है वो इंटेस्टाइन में जाकर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और वहाँ पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम है और माइक्रोविलाई के थ्रू। जैसे जो आपका GLUT है इसे हम लोग ट्रांसपोर्टर T2 के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इसका नाम देते हैं SGLT1 का। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर T5 है, तो ये पूरी तरीके से ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा मोनोसैकेराइड। इसके अलावा ये जब ये थोड़ी प्रोसेस को हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज ग्लूकोज ट्रांसफरेड एंजाइम के थ्रू यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पर इंट्रोसाइट यहाँ पर है, इंट्रोसाइट के थ्रू ये तो जाते हैं ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा गलैक्टोज जो आपके हैं वो सोडियम गलैक्टोज ट्रांसफरेज के थ्रू यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसफरेज में जाकर ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोसाइट के थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रक्रिया ल्यूमन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपकी ल्यूमन होती है वहाँ पर ये होती है, तो वहाँ पर ग्लूकोज भी इसी तरीके से जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से आगे चलती है। और इसके अलावा अगर हम लीवर प्रोसेसिंग एंड सेलुलर यूटिलाइजेशन की बात कर लें, तो लीवर जो रहता है वो क्या करता है, फ्रक्टोज को गलैक्टोज इंटू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और सेल यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी स्टोर एक्सेस एज ग्लाइकोजन। तो जैसा कि जानते हैं कि जो आपका लीवर रहता है करता क्या कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज को वो फ्रक्टोज और गलैक्टोज को वह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर जो ग्लूकोज होता है वह सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो रहती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वह पड़ी रहती है ऐसे ही। इसके अलावा ओवरऑल समरी की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेटाबॉलिज्म इंक्लूड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इंश्योरिंग एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। तो ये प्रोसेस है पूरी समरी के बारे में। कंक्लूजन की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन बॉडी।
तो ये पूरे कंक्लूजन की बात हुई। इसके अलावा अगर बायोकेमिस्ट्री मेटाबॉलिज्म पाथवे को देख लें, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल है, हार्मोनल रेगुलेशन को देख लें। ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस ये आपका कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, ग्लाइकोजियोनेसिस जो है आपका एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजियोनोलिसिस की बात कर ले, अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजियोनोलिसिस की बात कर लें तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पड़ा रहता है फॉर स्टोरेज के रूप में, इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोजियोनोलाइसिस जो होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनर्जी, इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से इसको जानते हैं। तो यह प्रक्रिया हो गई ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। तो हमने अभी को आपको बताया कि जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस जो है एक प्रकार की कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज को तोड़कर इन द फॉर्म ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लाइकोजन में फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टोरेज के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जा रहा है इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जा रहा है ग्लाइकोजन का इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो क्योंकि एंजाइम जैसे हेक्सोकाइनेज, फास्फोग्लूकोटेज और ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये सब कुछ एंजाइम है जो इस प्रक्रिया को पूरा कराती हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल की हम बात कर लें यहाँ पर, जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें पायरुवेट जो रहता है वह इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। पायरुवेट जो होता है कन्वर्ट करता है इनटू एसिटाइल को एंजाइम को एंड इंटर दी साइकिल। पायरुवेट जो होता है यह इस प्रक्रिया में हेल्प करता है। पायरुवेट जैसा कि जानते हैं ये एक प्रकार का एनर्जी है जो कि साइट्रिक एसिटिल को एंजाइम में इंटर करता है, प्रोड्यूस NADH या फिर DH2N ATP थ्रू दी सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू यह प्रोसेस होती है कर दी माइटोकॉन्ड्रियन एंड फ्यूल्स ATP प्रोडक्शन। तो ये सब प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियम होती है और इसमें ये सब प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन की बात कर लें तो NADH जो है एंड FADH जो है डोनेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC के थ्रू यह प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाते हैं जनरेट ATP थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया में यह ATP को जनरेट करते हैं फास्फोराइलेशन के थ्रू एंड रिक्वायर एनर्जी फॉर मैक्सिमम ATP, और उसके बाद ये मैक्सिमम ATP को इल्ड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा सा दिखाया गया है कि ग्लाइकोलिसिस कैसे, जैसे ग्लूकोज जो है C6H5H12O6 जो है यह ATP के फॉर्म में रहते हैं और यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो कि फास्फोलाइजेशन की एक प्रोसेस है, फास्फोलाइजेशन की पूरी प्रोसेस है। और यहाँ पर यह तब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसके बाद फिर यह प्रोसेस चलती है तो फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लूकेज और आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू। इसके अलावा फिर एरोबिक कंडीशन अगर रहती है तो वहाँ पर टू पायरुवेट बनता है, 2 ATP बनता है, 2 NADH बनता है, मॉलिक्यूल बनता है अगर एनारोबिक कंडीशन होती है। तो इसके अलावा अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो मान लीजिए अगर वहाँ पर ऑक्सीजन जो है लिमिटेड है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में यह 2 लैक्टेट में यह कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसके बाद यह प्रोसेस इंटर माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है। फिर यहाँ से फिर यह साइट्रिक साइकिल में जाता है एसिटाइल को एंजाइम के थ्रू, साइट्रिक एसिड में लाइसो साइट्रिक में NADH कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ऐसे चलती है। तो ये प्रक्रिया हो गई ग्लाइकोलिसिस के बारे में। इसके अलावा अगर हम क्रेब्स साइकिल थोड़ा सा देख लें क्रेब्स साइकिल को, तो क्रेब्स साइकिल में आप देख रहे हैं जैसे साइट्रिक ये है, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है, NADH यहाँ पर निकल रहा है, NADH से पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। आगे हम आपको क्रेब्स साइकिल को बताएंगे डीप में। इसके अलावा अगर हम ग्लाइकोलिसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर लें तो व्हाट इज़ द ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस को हमने अभी आपको बता दिया, एक प्रकार का यह
एक प्रकार का यह मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ये मेटाबॉलिज्म में भी है, कैटाबॉलिज्म का पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस करते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में देखा जाता है। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, या ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू पायरुवेट में और प्रोड्यूस एटीपी एनएडीएच को या प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन में यह मदद करता है। इसके अलावा स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ग्लूकोज जो होता है वह इज फास्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एटीपी। ग्लूकोज जो रहता है वह फास्फोराइलेटेड की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाता है यूजिंग एटीपी और कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके अलावा अंडरगोज फर्दर रिएक्शन जब होती है तो ये टू फॉर्म पायरुवेट या पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर क्या होता है, अंडरगोज फर्दर रिएक्शन टू फॉर्म पायरुवेट, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। पायरुवेट जो रहता है इंटर करता है एरोबिक कंडीशन में और या फिर एनारोबिक कंडीशन। अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से रहती है तो एरोबिक कंडीशन होता है, अगर ऑक्सीजन में कुछ कमी रहती है तो वह एनारोबिक कंडीशन में जाता है। अलग बाई चांस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है तो फिर यह एनारोबिक कंडीशन को कंसीडर किया जाता है। तो ये बातें हो गई स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की। और इसके अलावा अगर हम एनारोबिक कंडीशन की बात कर लें, एनारोबिक कंडीशन भी इफ़ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अगर एरोबिक कंडीशन की हम बात कर लें तो इफ़ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पायरुवेट जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है यूजिंग अंडरगोज दी साइट्रिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू चला जाता है। क्रेब्स साइकिल नाम भी देते हैं। जनरेट मोर एटीपी, जो कि मोर एटीपी को बनाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेब्स साइकिल जो पायरुवेट जो रहता है वह कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम में और एसिटाइल को एंजाइम जो रहता है इंटर करता है दिस साइकिल प्रोड्यूसिंग NADH and FADH2 and ATP। दीज मालिक्यूल फ्यूल्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यह जो मालिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक फ्यूल्स की तरह वर्क करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ATP प्रोडक्शन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की अगर हम बात कर लें तो NADH एंड FADH2 जो रहता है डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NADH और FADH2 जो रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एरोबिक कंडीशन की अगर हम बात कर ले तो एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है ऑक्सीजन इज लिमिटेड। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर जो पायरुवेट जो रहेगा अंडरगोज फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला जाएगा, कन्वर्ट इनटू लैक्टेट इन मसल्स, जो कि मसल्स में या लैक्टेट्स के फॉर्म में या पड़ा रहेगा और रीजनरेट NADH टू कंटिन्यू ग्लाइकोलिसिस एंड ATP प्रोडक्शन, जो और फिर यहाँ रीजनरेट हो जाएगा ND+ में और फिर ग्लाइकोलिसिस एंड ATP प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो रेगुलेशन बाय हार्मोन्स की अगर हम बात कर ले तो इंसुलिन वगैरह जो है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन वगैरह जो हैं इंसुलिन वगैरह करती हैं स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस में। वैन ग्लूकोज लेवल इज हाई, अगर ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है तो इंसुलिन वगैरह जो रहती हैं ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती हैं। ग्लाइकोजन जो रहता है स्टिमुलेट होता है ग्लाइकोलिसिस में। वैन ग्लूकोज लेवल इज लो, अगर ग्लूकोज का लेवल लो रहता है तो ग्लाइकोजन जो रहता है वह स्टिमुलेट होता है ग्लाइकोजियोनोलाइसिस में। और फिर ये प्रोसेस जो रहता है जब ये लो रहता है ग्लूकोज तब ये प्रोसेस होती है। हम मेंटेन ब्लड ग्लूकोज हेमोटेसिस, ये ब्लड में हेमोटेसिस को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। तो ये प्रोसेस है ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिसिस की। यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर हम बात करें, लाइसिस का मतलब आप ये रखिए, यहाँ जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ से टर्म से ही आप ये समझ सकते हैं कि जेनेसिस का मतलब जुड़ना एंड लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस द प्रोसेस बाई विच द ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन। यानी ग्लाइकोजेनेसिस क्या है कि ये प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वह कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ
ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस अकर मेनली इन द लीवर एंड मसल से, या लीवर एंड मसल सेल में यह देखने को मिलता है। हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड द प्रोवाइड एनर्जी रिजर्व। तो यह एनर्जी के रिजर्व करने में और एनर्जी को बूस्ट करने में यह मदद करता है। स्टेप ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस को हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ग्लूकोज जो है अपटेक करने के बाद एंजाइम ग्लाइकोकाइनेज की वजह से, एक्सोकाइनेज की वजह से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इसके बाद जो ग्लूकोज 6 फास्फेट रहता है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज 1 फास्फेट बाई फास्फोग्लूमेटेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद यूरिडिल ट्रांसफरेज जो रहता है वह यूरिडिल ट्रांसफरेज फॉर्म एक यूडीपी ग्लूकोज एंड ग्लूकोजन जो रहता है फॉर्मेशन कैसे होता है ग्लाइकोजन जो रहता है वह सिंथेसिस हो जाता है एंड ब्रांचिंग एंजाइम कन्वर्ट यूडीपी ग्लूकोज दी ग्लाइकोजन। तो इस तरीके से यह प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। इसके अलावा व्हाट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन से आप याद रखें तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन का अगर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। दिस अकर व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी। यह तभी होता है जैसे जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अगर ग्लूकोज जब डाइजेस्ट होता है एब्जॉर्ब किया जाता है सेल को, तो सेल को जितना ज़रूरत रहता है वह उतनी एनर्जी को ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर ग्लूकोज अधिक रहता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वह स्टोर रहता है। अब स्टोर रहेगा तो जब सेल को फिर ज़रूरत रहेगी तो वह फिर ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। दिस अकर इन द फॉर्म ऑफ बॉडी नीड एनर्जी। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत रहती है तो या फास्टिंग एक्सरसाइज वगैरह करने पर अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब फिर जब सेल्स को ज़रूरत रहती है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस वहाँ पर होती है। द प्रोसेस इंश्योरिंग ग्लूकोज अवेलेबिलिटी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यह प्रोसेस तभी होती है जब एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्टेप ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करते हो, ग्लूकोजन जो रहता है ग्लाइकोजन जो रहता है ब्रेक डाउन हो जाता है डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड ग्लूकोजन फास्फोराइलेज ब्रेक डाउन ग्लूकोज। उसके बाद फिर क्या होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो रहता है उसका फॉर्मेशन होता है फास्फोग्लूकोमेटेज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट। और उसके बाद फिर ग्लूकोज प्रोडक्शन क्या होगा इन लीवर सेल, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट इनटू द फ्री ग्लूकोज। उसके बाद जो ग्लूकोज 6 रहेगा वो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा फ्री ग्लूकोज में। उसके बाद एनर्जी की सप्लाई होगी, दी रिलीज ग्लूकोज इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम यूज टू एटीपी प्रोडक्शन। जो आपका एटीपी रहेगा वो जो आपका ग्लूकोज रहेगा वह ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर एटीपी के प्रोडक्शन में मदद करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो पूरी एक लंबी डिस्कशन हो गई, पूरी प्रोसेस को हमने कन्वर्ट कर दिया एक ही वीडियोज में। तो एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस वीडियोज को देखने के बाद कि किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरीके से कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। पूरी प्रोसेस को डिस्कस कर दिया गया है। तो अगर वीडियोज आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।